दोस्तों नमस्कार। 71st बीपीएससी रिवीजन बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कंटेंट के अंदर जाएं। 71st बीपीएससी बैच हमारा चल रहा है, जिसमें 13 सितंबर को जो आपका प्री का एग्जाम होगा बीपीएससी का, वो टारगेट किया जाना है। और इस बैच की पूरी खासियत है कि हम इसमें कंटेंट को रिविजन के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, जिससे रिवाइज करने में आपको दिक्कत ना आए। आपको पता है कि परीक्षा के अंतिम घड़ी में रिविजन बहुत बड़ी की होता है। तो इसमें क्या क्या मिलेंगे आपको? फीस केवल 499 है, कुछ % और छूट मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। इसके अलावा 50 वीडियोज आपको इसमें मिलेंगे, इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल, यानी बिहार स्पेशल पर आधारित वीडियोज भी होंगे। इसके अतिरिक्त हार्ड कॉपी आपके घर भेजी जाएगी। 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी आपको, और बिहार 10 साल की सॉफ्ट कॉपी। इतनी सारी चीजें आपको 499 रुपए में मिलेंगी। अब हम चलते हैं कंटेंट की ओर, और पॉलिटिक में अगला लेक्चर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा के बारे में। जब हम ये बात कहते हैं, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा, जब हम ये चर्चा करते हैं कि कानून बनाने के लिए किस तरह की चीजें होनी चाहिए, किसी भी देश में कानून कैसे बनता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, वो तरीके कौन से होते हैं जिसके आधार पर विधि निर्माण होता है, यानी लॉ मेकिंग होती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि हमारी जो पूरी पूरी डेमोक्रेसी हो बाई कैमरल है। फैन बंद कर दीजिए। बाई कैमरल इन द सेंस द्विसदनीय विधायिका हमारे यहाँ है केंद्र स्तर पर। द्विसदनीय विधायिका में मैंने आपको पहले ही बताया था कि द्विसदनीय विधायिका में, द्विसदनीय विधायिका इस शब्द पे थोड़ा जोर दीजिएगा। द्विसदनीय विधायिका, राज्यों के स्तर पर कहीं कहीं आपको 2 सदन मिलते हैं, कुछ राज्यों में 2 सदन है, बाकी लगभग राज्यों में 1 सदन है। द्विसदनीय विधायिका का मतलब है कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। मैंने आपको हर वीडियो में इस बात को बहुत क्लियर किया है कि लोकसभा जो होती है वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुनी जाती है, डायरेक्ट जनता द्वारा चुनी जाती है। राज्यसभा जो होती है वो इनडायरेक्ट जनता द्वारा चुनी जाती है। और अगर हम इंटीग्रेटेड तरीके से देखें और होलसम में देखें तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल नजर आती है। अगर हम इसको थोड़ा सा माइक्रो लेवल देखेंगे तो ये क्यों पावरफुल है, उसके भी अपने कारण हैं। लोकसभा के पावरफुल होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि बाई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स, यानी इसमें किसी भी देश के नागरिकों का, या भारत के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। ये नागरिक क्या करते हैं? लोकसभा में अपने सदस्यों को चुनते हैं, उनका चयन करते हैं और उनको लोकसभा भेजते हैं। लोकसभा नियम निर्माण, विधि निर्माण का कार्य करती है, इसलिए लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसके अलावा लोकसभा एक मामले में और ज्यादा शक्तिशाली होती है। वो मामला क्या है कि जो हमारी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका, इसका चयन भी अमूमन लोकसभा से किया जाता है। हालांकि राज्यसभा के मेंबर भी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी में देखेंगे, मैं एक व्यवहारिक राजनीति की बात कर रहा हूं, ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको व्यवहारिक तौर पर समझने के लिए जानना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ये जो कार्यपालिका होती है, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस वाक्य पर आप इंफोसिस करिएगा, सामूहिक रूप से, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा चुना गया सदन है, इसलिए सरकार इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर मंत्रिपरिषद में या मंत्रिमंडल के किसी भी एक व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो माना जाता है कि सरकार ने अपना विश्वास मत खो दिया है। और लोकसभा एक डिसिसिव फैक्टर है, भारत की संपूर्ण जनता को रिप्रेजेंट करने वाली लोकसभा। तो हमने राज्यसभा की चर्चा की थी। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। लोकसभा के संदर्भ में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के संदर्भ में हम बात करेंगे तो उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, और दूसरा जो सदन है, जो उच्च सदन है, उसको कहा जाता है राज्यसभा। इसके अलावा भारत की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर है। वेस्टमिंस्टर मॉडल क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये सारी चर्चा मैं आपसे सेपरेटली पिछले वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन फिर भी रिमाइंड करने के लिए बात कर रहा हूं। अब हम चलेंगे लोकसभा के बारे में चर्चा करने और देखेंगे कि लोकसभा में क्या आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टर आ सकते हैं।
देखिए पहला ही जो बिंदु है वो है, पहला बिंदु है कि लोकसभा का अगर उल्लेख किया गया है तो कहाँ किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के स्ट्रक्चर का जिक्र किया गया है कि लोकसभा की संरचना कैसे होगी, लोकसभा में कितने मेंबरान होंगे, कितने सदस्य होंगे, इसकी चर्चा की गई है। और इसमें अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो होंगे लगभग 550, ये अधिकतम होंगे। अब परिसीमन हुआ है, परिसीमन के बाद इसकी सदस्य संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन अभी तक 550 अधिकतम सदस्य हो सकते थे और ये संख्या 530 + 20 यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई गई है। इंटरेस्टिंग बात है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्टिकल 334 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को 10 साल बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसी अमेंडमेंट द्वारा जो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, उनको समाप्त कर दिया गया है, उनको समाप्त कर दिया गया है। यानी अब एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त कर दिया गया है। क्यों समाप्त किया गया है, एक बृहद डिबेट है और हम बहुत रिवीजन बैच में हैं तो बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये 2 चीज़ें हुई हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ये याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 81(1) क्या कहता है, ये कहता है कि लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने हुए 20 से अधिक अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी 530 + 20 बराबर 550 अधिकतम सदस्य। अभी तक लोकसभा के संदर्भ में ये चीज है। अब लोकसभा में मैंने बार बार जिक्र किया है कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने की जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी है, 25 साल। और अगर न्यूनतम सदस्य 25 साल की उम्र में चुने जा सकते हैं, न्यूनतम उम्र उनकी 25 साल है, इसी तरह विधानसभा में है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको पीएम बनना है, पीएम बनने के लिए क्या योग्यता है, पीएम बनने के लिए एक सामान्य सी योग्यता है कि आपको सांसद होना चाहिए। तो अगर सांसद होना चाहिए, अगर राज्यसभा के सदस्य आप बनते हैं तो 30 साल, लेकिन लोकसभा के सदस्य बनते हैं तो 25 साल। राष्ट्रपति के बारे में मैंने बताया था 35 साल, उपराष्ट्रपति के बारे में 35 साल है। इसका मतलब है कि पीएम की न्यूनतम उम्र कितनी हो सकती है जब वो सांसद बन जाए, और न्यूनतम उम्र कितनी हो जाएगी, 25 साल। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है और 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अब 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 के द्वारा यह बताया गया है कि वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक, अर्थात 2031 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखिए 543 है, 543 है। इसमें 524 राज्यों से है और 19 जो है वो यूनियन टेरिटरीज से है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से है। आर्टिकल 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष की होगी। कितने साल की होगी, 5 साल की होगी। लेकिन लोकसभा को भंग किया भी जा सकता है। 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नियमतः राष्ट्रपति करता है, लेकिन आपको पता है कि राष्ट्रपति किसके सिफारिश पर करेगा, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। एक स्थिति ये हो सकती है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत अगर नहीं रह जाए, किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं रह जाए और वो गठबंधन करके भी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, तब भी राष्ट्रपति इसको डिसॉल्व कर सकता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जातियों के लिए यानी एससीज के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीट्स रिजर्व की गई हैं, अनुच्छेद 330। अब लोकसभा के कितने सदस्य किस राज्य में हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक
गलत बोल दिया था वो मैंने आपको करेक्ट कर लिया था कि उत्तर प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, मैंने 80 बोल दिया था। लेकिन अब जो है लोकसभा के संदर्भ में चर्चा करेंगे, कौन से राज्य हैं, कितनी उनकी सदस्य संख्या है। जैसे आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 25। असम में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 14। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 11। कितनी हैं? 11। गोवा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2। हरियाणा में अगर लोकसभा की सीटें देखें तो 10। जम्मू कश्मीर में अगर सीटों की संख्या देखें 5। कर्नाटक में अगर सीटों की संख्या देखें 28। और महाराष्ट्र में अगर सीटों की संख्या देखें तो ये 48 पहुंच जाती है। अरुणाचल प्रदेश में सदस्य संख्या 2 है। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। गुजरात में 26 सीटें हैं। हिमाचल में 4 सीटें हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं। केरल में 20 सीटें हैं। मेघालय में 2 सीटें हैं। मणिपुर में 2 सीटें हैं। ये सीटों की संख्या है राज्यवार। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। कितनी? 29। नागालैंड में 1 सीट। पंजाब में 13 सीटें हैं। कितनी? पंजाब में 13 सीटें हैं। सिक्किम में 1 सीट है केवल। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48 सीटें आपको पता है। पश्चिम बंगाल में 42 तीसरे नंबर पर है ये। दिल्ली में 7 सीटें। चंडीगढ़ में 1। लक्षद्वीप में 1। लद्दाख में 1। मिजोरम में 1। ओडिशा में 21 सीटें हैं। राजस्थान में 25 है। तेलंगाना में 17 है। त्रिपुरा में 2। उत्तराखंड में 5। अंडमान निकोबार 1। दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव 2 और पुडुचेरी में 1 सीट है। ये सीटों की कुल मिलाकर क्या है? संख्या है। अब लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार पर आधारित होता है, गुप्त मतदान। इसी मतदान की देखिए खूब चर्चा चल रही, चुनाव आयोग पर तरह तरह के आलोपी पक्षी पार्टियां लगा रही हैं। और अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेट करोगे इस चीज को तो आप इसको बहुत अच्छे से जान सकते हो। 18 साल उम्र होनी चाहिए और मतदान कैसे होना चाहिए? गुप्त मतदान। मतलब कौन किसको वोट दे रहा है वो किसी और को ना पता चले। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मतदान में बार बार कहता हूं कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा अगर कोई चीज आधार है तो वो है इलेक्शन, वो भी पारदर्शी चुनाव। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो होता है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर किसी देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, खुद मुख्तारी है तो उसका आधार चुनाव है। और चुनाव में वो भी वोटिंग प्रोसेस कितनी पारदर्शी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब लोकसभा के लिए आवश्यक क्या है कि वह 25 साल की आयु का हो कम से कम, अगर सदस्य बन रहा है तो। भारत का नागरिक हो, पागल वागल ना हो, तनकी वनकी ना हो, कुछ भी कर दे, तो ठीक ठाक मेंटल कंडीशन वाला, किसी लाभ के पद पर ना हो। अब हम विधेयक की चर्चा करेंगे। विधेयक जिसको कानून कहा जाता है, विधेयक के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर नॉर्मली हम बात करें विधेयक के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे विधेयक, इसको बिल कहा जाता है। बिल और एक्ट, अधिनियम जिसे कहा जाता है। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें लोगों को, बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। विधेयक का मतलब आप समझिए थोड़ा सा, अगर आप और अपने दिमाग को के घोड़े दौड़ाइए, यानी प्रपोज्ड लॉ। प्रपोज्ड लॉ यानी जो कानून प्रपोज किए गए हैं। परिवार में आप बैठे हैं, घर का कोई वरिष्ठ सदस्य है और 4-5 लोग आप डिनर टेबल पे बैठे हैं। कोई एक सदस्य आया, उसने कहा कि घर के बाहर जो लॉन है उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। जैसे लॉन है तो उसकी दीवार को के पास दीवार थोड़ा और बढ़ाकर, गेट तोड़वा के लॉन की साइज बढ़ा दी जाए। ये उसने प्रपोज किया है। ये उसने क्या किया है? प्रपोज किया है। ये क्या है? ये बिल है। लेकिन ये प्रस्ताव घर के परिवार के मेंबरों ने स्वीकार कर लिया, और जो घर का सर्वे सर्वा है, जिसको फाइनेंस देखना है, उसने कहा ठीक है भाई, हो गया। तो उसकी बात मान ली गई। इसका मतलब वो बिल क्या बन गया? एक्ट बन गया।
इसी तरह से बिल क्या होता है, प्रपोज, लोकसभा या राज्यसभा में जाता है, एक सदन से पारित होगा, दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन जब पारित कर देगा तो वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, जिसे कहते हैं असेंट टू बिल, प्रेसिडेंट असेंट टू बिल, कई बार न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति ने इस विधेयक को स्वीकृति दी या राज्यपाल अपने स्तर पर, तब वो जो बिल होता है वो क्या बन जाता है, एक्ट। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है। एक सिंपल सी बात है। और बिल कैसे होता है, बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बिल अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे सरकारी बिल। सरकारी बिल यार मतलब क्या है, सरकारी का बिल का मतलब है जो सरकार प्रस्तुत कर रही है। प्राइवेट मेंबर बिल भी होते हैं, कोई सदस्य प्रपोज कर सकता है कोई बिल, तो लोकसभा राज्यसभा में आएगा, जैसे लोकसभा में आया तो राज्यसभा में जाएगा, यहाँ से पहले पारित हो जाएगा तब, या राज्यसभा में आया यहाँ से पारित हो जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। ऐसा भी होता है कि लोकसभा में आया और सभी सदन की सहमति से ये किसी कमेटी को भेज दिया गया, जैसे कई सारे बिल, जैसे वक्फ संशोधन अधिनियम आया था तो कमेटी को भेजा गया था। उसमें यह देखा जाता है कमेटी में कुछ विशेष सदस्यों को का चयन करके ये देख लिया जाता है कि बिल को आप देख लो कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या खामियां हैं, और उसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, जनता के इच्छाओं को रिप्रेजेंट करने वाला बनाया जा सकता है। ये कुल मिलाकर बिल है। उसमें कुछ साधारण बिल होते हैं, कुछ विशेष बिल होते हैं, कुछ संवैधानिक संशोधन विधेयक होते हैं, तो ये उसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। ये एक मोटा मोटा खाका है जो आप समझ लीजिए। तो विधेयक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए विधेयक कितने प्रकार के होते हैं ये आप देख लीजिए मोटे तौर पर। विधेयक के प्रकार, तो इसमें एक साधारण विधेयक है, ऑर्डिनरी बिल, धन विधेयक है, वित्तीय विधेयक है, विशेष विधेयक है। अब वित्तीय विधेयक 1, वित्तीय विधेयक 2। अब जो विशेष विधेयक होते हैं ये संविधान संशोधन विधेयक हो सकते हैं, संघीय हो सकते हैं, गैर संघीय हो सकते हैं। राज्यों की सहमति आवश्यक होती है जहां पे संघीय ढांचा अगर प्रभावित हो रहा है। संघीय ढांचा का मतलब क्या है, जहां पे संविधान द्वारा बराबर या स्पष्ट राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा हो। मैंने फेडरल पहले बताया था। अगर ये स्ट्रक्चर प्रभावित हो रहा है, कहीं राज्यों की शक्ति कंप्रोमाइज हो रही है, तो वहां राज्यों की सहमति जरूरी होगी। लेकिन कुछ मामलों में नहीं होती, जहां पे सेंट्रल का मामला होता है वहां पे इसकी जरूरत नहीं होती है। अब आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। अगर इमरजेंसी कंडीशन बनती है, राष्ट्र में आपातकाल लग जाता है, तो संसद विधि बनाकर किसी कानून के थ्रू 1 साल कार्यकाल बढ़ा सकती है लोकसभा की। और आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अधिक की स्थिति में नहीं हो पाएगा। जैसे आपातकाल की घोषणा हुई, लेकिन आपातकाल की घोषणा के बाद आपातकाल अस्तित्व में नहीं है, तो 6 माह से अधिक इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का जो स्थगन होता है वो कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है, और सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, मैंने बताया था आपको। अब होता है कोरम या गणपूर्ति। ये क्या होती है, कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 इसे कोरम कहा जाता है, कोरम। और अगर 550 हम मान के मोटा तौर पर चलें तो ये कोरम सदस्य संख्या हो जाती है 55, यानी 55 सदस्य अगर उपस्थित हैं तो कहा जाता है गणपूर्ति हो गई है। अब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा करेंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की चर्चा करेंगे। भारत में हालांकि इस समय डिप्टी स्पीकर कोई नहीं है। आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। इसका एक विशेष शर्त समझिए, ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन कह रही है अपने ही सदन के सदस्यों से, अपने ही सदन के सदस्यों से। कहने का मतलब है जब आप राज्यसभा के संदर्भ में चर्चा करेंगे, राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है जो कह लीजिए, ये कौन होता है, ये वाइस प्रेसिडेंट होता है।
वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ये आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है या जरूरी नहीं है कि राज्यसभा का ये मेंबर हो, लेकिन इसके उपाध्यक्ष को जरूरी होता है राज्यसभा में भी। लेकिन लोकसभा में एक खासियत है, लोकसभा का जो स्पीकर होगा या डिप्टी स्पीकर होगा, ये दोनों का जरूरी है कि ये लोकसभा के मेंबर हों, और ये आर्टिकल 93 में इस बात की व्यवस्था की गई है। कहाँ की गई है? आर्टिकल 19 में इस बात की व्यवस्था की गई है। अब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में, यानी इनकी शपथ अध्यक्ष की नहीं होती है, ये लोकसभा के मेंबर के रूप में शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। और अनुच्छेद 94 खा के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसी तरह के सिमिलर कंडीशन किसमें मिलती है? जब राष्ट्रपति किसको दे सकता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसी तरह आर्टिकल 94 खा में ये प्रावधान है कि लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को, उल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, हालांकि 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी जरूरी है। अब अनुच्छेद 96 क्या कहता है? यह कहता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वो सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे, तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमता मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। इसमें मामला उल्टा पड़ जाता है। जैसे कोई विषय हुआ, नॉर्मल विषय हुआ। जब आप नॉर्मल विषय की बात करते हैं, एक नॉर्मल विषय मान लीजिए कोई भी संकल्प आया, मान लीजिए कोई संकल्प आया और लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा में आया सॉरी, और मत बराबर हो गया, तो मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर उसको हटाने का संकल्प है, इन संकल्प में अंतर है, तो मत बराबर होने की स्थिति में वो वोट नहीं दे सकता है। मत बराबर होने की स्थिति में वो वोट नहीं कर सकता है, यानी वो डिसाइड खुद नहीं कर सकता है कि उसको हटना है कि रहना है। एक प्राकृतिक न्याय की थियरी है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमता मत नहीं देता तथा वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग तब कर सकता है जब किसी विषय के संदर्भ में मतदान में सत्ता और विपक्ष दोनों का वोट बराबर हो। यह अनुच्छेद 101 है। अब अन्य जो तथ्य हैं, आर्टिकल 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 111 के तहत कोई भी धन विधेयक जो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित एक पृष्ठांकित प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए, यह कि यह धन विधेयक है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और ये आर्टिकल किसमें है? ये आर्टिकल 1184 में है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्छ करता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 17 अप्रैल 52 से 4 अप्रैल 57 तक था, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। अब लोकसभा के कौन कौन से अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल क्या देख लेते हैं जल्दी से। जैसे जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष 52 से 56 तक रहे, याद रख लीजिए जीवी मावलंकर। अनंत सैनम अयंगर 56 से 62 तक रहे। हुकुम सिंह रहे इसके बाद एन संजीव रेड्डी साहब रहे। जीएस ढिल्लन रहे, जीएस ढिल्लन लगभग 2 कार्यकाल इनका रहा, 2 कार्यकाल इनको मिले। इसके अलावा फिर बलिराम भगत रहे, केएस हेगड़े रहे, बलराम जाखड़ रहे, रवि राय रहे, शिवराज बी पाटिल रहे, पीएस संगमा रहे, जीएम बालयोगी रहे, मनोहर जोशी रहे, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन और बिरला साहब हैं, अभी तक बने हुए हैं। प्रथम जो अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगर। यही बाद में क्या बने? बाद में ये लोकसभा स्पीकर बने ये साहब दूसरे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? मल्काजगिरी तेलंगाना। सबसे कम वाला लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, सबसे छोटा चांदनी चौक।
भारतीय संसद समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक 6 माह से अंतर नहीं होना चाहिए। इसमें लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाने ही अनिवार्य है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति सब संसद के अधिकारी कहलाते हैं। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना अनुमति दिए, बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक, धन विधेयक और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त ये दोनों विधेयक संयुक्त रूप से नहीं होते, पर विचार करने और उसे पारित करने में मतभेद हो। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। 61 में प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक पर आई थी, 78 में द्वितीय विधेयक बैंक सेवा निरस्त विधेयक पर, और 2002 में तृतीय बैठक पोटा के लिए बुलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। अब हम चर्चा करेंगे संसदीय समितियों के बारे में। किसके बारे में? संसदीय समितियां। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। संसद समितियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि कुछ विशेषज्ञ लोग उस समिति में रखे जा सकें, कोई कॉम्प्लेक्स इशू आए तो उस पर बातचीत करके उनको रिजॉल्व कर सकें। ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आते हैं इसमें से, इसको बहुत कंसीडर करके पढ़िएगा। ये अध्यक्ष सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती हैं। संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली जो अस्थायी समितियां होती हैं, हमेशा रहती हैं ये। तदर्थ समितियां जब किसी विशेष मामलों पर कार्य करने के लिए समिति का निर्माण किया जाता है। अस्थायी समितियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं, और जो तदर्थ समितियां होती हैं वो विशेष समय पर उनका गठन किया जाता है। तदर्थ समितियों की जो प्रकृति होती है अस्थायी होती है। जिस उद्देश्य के लिए तदर्थ समितियों का गठन किया जाता है उसे पूरा होते ही उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। विधेयकों पर प्रवर समितियां या संयुक्त समितियों तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण है। प्रमुख अस्थायी समितियां क्या क्या हैं? वित्त समितियां, विभागीय समितियां, जांच समिति, परीक्षण और नियंत्रण के लिए गठित समिति, संसद के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, संसद समिति अथवा सेवा समिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति। वित्त समितियों के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति आती है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब लोक लेखा समिति की चर्चा करेंगे। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 साल होता है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। प्राक्कलन समिति, इसमें 30 होते हैं सदस्य, इसमें 30 सदस्य जो लोकसभा से, 1 साल का कार्यकाल है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। सरकारी खर्च में कमी लादि विषयों पर यह रिपोर्ट देती है। इसके बाद सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शून्यकाल, राज्यसभा में 11 बजे से 12 बजे के बीच का समय और लोकसभा में 12 से 1 बजे बीच समय जो होता है वो शून्यकाल कहा जाता है। इस दौरान सदस्यों द्वारा अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है। तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। और ऐसे प्रश्न जिसका सदस्य लिखित रूप में जवाब चाहता है अतारांकित प्रश्न कहा जाता है।
विनियोग विधेयक, इसके द्वारा संचित निधि से धन निकाला जाता है। इसमें संचित निधि पर भारित व्यय और अनुदान की मांग शामिल होती है। वित्त विधेयक, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान है। ऐसे विधेयक जो राजस्व और व्यय से संबंधित होते हैं उनको वित्त विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड का से उपखंड छा तक उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। अब नियम 193 क्या है? नियम 193 का मतलब लोकसभा के सदस्यों द्वारा इस नियम के तहत अविलंब अति महत्व के विषय पर अल्पकालिक चर्चा की जाती है। अक्सर ये चर्चा में रहता है नियम 193। कोई विशेष मुद्दा आ जाता है तो उसमें लोग कोई सदस्य उठा सकता है कि भाई हमको राष्ट्रहित में ये मामला है, इस पर चर्चा करनी है। गणपूर्ति के बारे में मैंने बताया था आपको, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। अब आगे हम बढ़ेंगे और उच्चतम न्यायालय की चर्चा करेंगे।